Concept 2. अच्छा जी, if theta is not between r and f then cos theta component is involved instead of sin theta. तो ये सुन लें कि एंगल अगर r और f के दरमियान नहीं दिया हुआ, कहीं और दिया हुआ है, तो फिर हमें सोचना होगा कि फार्मूला वही है या तब्दील करें। फिर आपको तब्दील करना होगा। जिस तरह के ये एक डायग्राम आपको बना के दे देता है, कुछ बुक्स में मौजूद है कि ये r है, ठीक है, और ये फोर्स लग रही है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल वो ऑब्जेक्ट ये पॉइंट है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक उसका फासला है। आप समझें कि गोया कि ये एक सेंटर है और ये एक रॉड है और ये एक मैस है, ठीक है, और इसको आपने ऐसे पुश किया है। ओके, फोर्स इधर लगाइए, बाद में जिधर भी गया वो, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है और थीटा ये दिया हुआ उसने, इसको थीटा कहा हुआ उसने, ठीक है। हमें एंगल लेना होता है आर और एफ के दरमियान, ये आर और एफ के दरमियान नहीं है, तो आप ये जो आर है इसको आगे ले आए, तो इस आर को आप आगे ले आएंगे, ठीक है। अब जो है ये एंगल लेना है हमने, तो ये एंगल कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। तो हमने ये लेना होता है आर और एफ के दरमियान, तो इसलिए टाक किसके बराबर होगा आर इंटू, देखें फिर से देखें, ये आर हो गया, ये एफ है, ठीक है, और ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो आप इसको यूं बना सकते हैं कि आर एफ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, एफ कॉज ऑफ थीटा। तो इस वजह से तो एंगल अगर आर और एफ के दरमियान ना हो और इस तरह से दिया हुआ हो तो फार्मूला टा इज इक्वल टू आर एफ कॉज ऑफ थीटा लगेगा, ठीक है। और थीटे का उस मतलब जो है ये थीटा होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है? ये वाली आती है जब पूछते हैं। चलें चलें, मैं और जोर लगाता हूँ। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट 3, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता सिंक्रोनाइज हो जाएंगी बच्चों। ओके जी, नेक्स्ट देखें कॉन्सेप्ट नंबर 3, टा इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, और टा मैक्सिमम जो है वो थीटा इसमें 90 पुट करें तो आर एफ के बराबर है। तो ये टा मैक्सिमम की वैल्यू आर एफ है, टा की वैल्यू ये है जी। तो टा मैक्स किसके बराबर है, आर एफ के। ओके, तो ये जो आर एफ है इसकी जगह आप टा मैक्स पुट कर दें तो टा इज इक्वल टू टा मैक्स इनटू साइन थीटा। तो ये एक रिलेशन बन गई, ये कंपैरिजन के लिए होती है कि आपका जो टार्क है वो मैक्सिमम टार्क जो पॉसिबल था उसके मुकाबले में कितना है, ठीक है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, टा ओवर टा मैक्सिमम। ये एमसीक्यू भी बन सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कहता है, एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है इससे रिलेटेड कि एट व्हाट एंगल किस एंगल पे टार्क इज 3 स्क्वायर रूट बाय 2 ऑफ टार्क मैक्सिमम। तो किस एंगल पे टार्क जो है वो 3 स्क्वायर रूट बाय 2 है मैक्सिमम की निस्बत। तो एंगल होंगे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो आप सब माशाल्लाह जानते हैं, तो इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। अब जादू का लफ्ज़ क्या है, एट व्हाट एंगल थीटा फाइंड करना है। टॉर्क जो है वो गिवन है, तो और किसका, टा मैक्सिमम का। तो मैक्सिमम के साथ टार्क का रिलेशन जो है वो ये है, हमने ये यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे, टा इज इक्वल टू टा मैक्स साइन ऑफ थीटा। टा की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 3 स्क्वायर रूट बाय 2 ऑफ टा मैक्सिमम। कि टार्क जो है वो इतने गुना है टा मैक्सिमम का, इज इक्वल टू टा मैक्स इनटू साइन ऑफ थीटा। तो ये इससे कट जाएगा, तो 3 स्क्वायर रूट बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। वो इधर लिख लेता हूँ, तो थीटा किसके बराबर आएगा, साइन इनवर्स 3 स्क्वायर रूट बाय 2 किसके बराबर होता है, ये 60 डिग्री के, ठीक है। तो 60 डिग्री इज द आंसर। तो इस तरह से कंपैरिजन आ सकता है किसी भी एंगल पे। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, टा इज इक्वल टू आई अल्फा, कॉन्सेप्ट नंबर 4, टा इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इसमें देखें अल्फा जो है वो चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम है, ठीक है। तो टा इज इक्वल टू आई इनटू ओमेगा एफ, इसके साथ यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो फिर अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ग्रेटर है तो टा क्या होगा, पॉजिटिव। जाहिर है कैसे, यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे बाद वाली ज़्यादा वाली 20, और यहाँ पे क्या होगी 10, और ये 1 सेकंड फिक्स कर दें तो 20 माइनस 10/1 पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन अगर बाद वाली वैल्यू छोटी है और पहले वाली बड़ी है, बाद वाली 10 है और पहले वाली 20 है, पहले क्या था, बाद वाली ज़्यादा थी, पहले वाली कम थी, तो इसमें पुट करेंगे तो टार्क की वैल्यू 10 माइनस 20 आएगी, ठीक है, 10 माइनस 20 पर सेकेंड। तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अच्छा, तो ये जहन में रखें कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, एंगुलर वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में,
एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो टॉर्क पॉजिटिव होगा, अगर डिक्रीज कर रही हो तो टॉर्क नेगेटिव होगा, ठीक है। इफ डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 0, अगर चेंज इन वेलोसिटी है ही नहीं तो ओमेगा कांस्टेंट है और टॉर्क 0 है, ठीक है, पे टॉर्क नहीं है। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट नंबर 5, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। ये भी हम रिवाइज कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो फोर्स होती है, ये सेकंड लॉ है इन लीनियर मोशन, इसी तरह ये सेकंड लॉ है इन रोटेशनल मोशन। तो अगर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 हो तो फिर एल कांस्टेंट होगा और फिर टॉर्क भी 0 होगा, ठीक है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है। जब टॉर्क 0 हो तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू 0, तो जब एल कांस्टेंट तो फिर टॉर्क भी 0 और अल्फा भी 0 होगा, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट नंबर 6, टू इक्वल एंड ऑपोजिट नॉन कोलिनियर, ये शर्त है, नॉन कोलिनियर फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। तो एक कपल के लिए दो फोर्सेस होनी चाहिए, हो पैरेलल लेकिन एंटी पैरेलल लेकिन नॉन कोलिनियर, एक ही लाइन में ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेयरिंग बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक फोर्स इधर यहाँ पे ये सेंटर है जहाँ पे ये स्टेयरिंग फिक्स है, एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये, ठीक है। तो एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, ठीक है। तो ये जो दरमियान में फासला है उसको आर कह दे। अगर यहाँ से इधर लें R1, यहाँ से इधर R1, तो जितनी ये फोर्स हो उतनी ये होनी चाहिए। अच्छा, अब ये दोनों जो फोर्सेज हैं कि लाइन में नहीं है, थोड़ा सा फासले पे है, ये लाजमी है, ठीक है। एक तो ऑपोजिट होनी चाहिए फोर्स, एक इधर लगे एक इधर लगे और दरमियान में फासला हो। अगर दरमियान में फासला नहीं है, ये वाली फोर्स इधर है, ठीक है, और ये वाली फोर्स इसके साथ ही जुड़ी हुई है, ऐसे इधर एक इधर, तो फिर ये कपल नहीं बना सकते, ठीक है। कपल के लिए लाजमी है कि फोर्स का फासला होना लाजमी है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो उसको ट्विस्ट दे सके। अच्छा जी, ये एक ही डायरेक्शन में अगर नीचे फोर्स ये वाली जो है अगर इसमें करते हैं किधर, अभी ये नॉन कोलिनियर, अगर इसको इधर कर, नहीं आएगी, हाँ रोटेशन नहीं आएगी, फिर नेट टार्क जो होगा वो 0 होगा। नॉन कोलिनियर तो नहीं होंगी, फिर कोलिनियर नॉन कोलिनियर नहीं, नॉन कोलिनियर जरूर हैं लेकिन ऑपोजिट नहीं है। लेकिन अब ये बात वही बन गई, हाँ। नॉन कोलिनियर है लेकिन पैरेलल है। हाँ हाँ, ऑपोजिट इसीलिए कहा है ना उसने, ऑपोजिट इसीलिए कहा है उसने, ठीक है, ऑपोजिट होना लाजमी है। अच्छा जी, कोलिनियर का कांसेप्ट दोबारा बताइए। कोलिनियर का ये है कि एक ही लाइन में फोर्सेस हों, पैरेलल में है। अगर एक कोलिनियर, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर होगी जो एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में नहीं है, हाँ अब बिलाल साहब ने क्या बात की कि अगर हम ऊपर वाली फोर्स को इसी नीचे वाली के साथ मिला दें हाँ, तो वो क्या होंगी, नॉन कोलिनियर होंगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर इस फोर्स को उल्टा करके ऐसे कर दें तो क्या ये कपल बन जाएगा? कपल नहीं बनेगा। इस पे बात होने वाली है आगे, काफ़ी सारी बातें हैं, ये अभी बेसिक हैं इसलिए मैं इनको थोड़ा सा इन पे बात कर रहा हूँ जो मुख्तसर है। फोर्स इनटू कपल आर्म होता है। सिंगल फोर्स से मुराद कोई एक फोर्स ले लें। अगर ये 10 न्यूटन है और ये -10 न्यूटन है तो दोनों नहीं लेनी, कोई एक की मैग्नीट्यूड ले लें, 10 न्यूटन ले लेना, ठीक है। R1 + R2, ये फासला कितने, R1 ये R2, दोनों फासलों को ऐड कर दें और दोनों का नाम R रख दिया है, ठीक है। तो टाई इज इक्वल टू RF, लेकिन R से मुराद यहाँ पे टोटल फासला है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये R1 जो है वो 1 मीटर है और R2 भी 1 मीटर है, तो टार्क किसके बराबर होगा, इन दोनों का सम 1 + 1 × F की वैल्यू कोई एक ले लेंगे, 2 × 2 10, तो ये कितना आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर। तो ये कपल टार्क। अच्छा, टाई इज इक्वल टू RF sin of थीटा, टाई इज इक्वल टू R cos of थीटा, F है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ये आप देख रहे हैं, ये F है, ये F है और R इस तरह से है, हमें ये लेना होता है फासला, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, हमें ये R नहीं लेना होगा, हमें ये फासला लेना है। तो फिर अगर ये R है, ये थीटा है, तो फिर ये क्या होगा, थीटा के सामने R sin थीटा होता है, ठीक है। और इतना हिस्सा जो है यहाँ तक, ये R cos थीटा, ये हमने नहीं लेना, हमने परपेंडिकुलर लेना है। तो फिर टार्क इसके बराबर होगा R sin थीटा × F, ठीक है। और R से मुराद यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला है, ठीक है, ये जहन में रखें। और टाई इज इक्वल टू R cos of थीटा F कब होगा, जब ये सिचुएशन होगी। फॉर एग्जाम्पल के ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला R है, ये F है, ये F है और थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें कौन सा लेना है फासला, ये F और ये F के दरमियान ये फासला लेना है, ठीक है। तो हमें F और F के दरमियान परपेंडिकुलर फासला लेना होता है, ये या ये फासला लेना है, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है, तो थीटे के सामने जो है वो क्या बनेगा, R sin थीटा, वो हमने नहीं लेना, हमने ये लेना है जो R cos थीटा है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो कपल है उसमें 2 F के दरमियान R फासला होता है, ठीक है।
तो ये एफ है, ये एफ है, इनके दरमियान परपेंडिकुलर फासला ये वाला लेना है हमने, जबकि ये आर है। तो ये थीटा है, थीटे के सामने ये एक कंपोनेंट बनेगा, एक ये कंपोनेंट बनेगा। ये जो बनेगा थीटे के सामने ये है आर साइन ऑफ थीटा, और ये जो है ये आर कॉस थीटा है। हमें ये परपेंडिकुलर फासला लेना होता है दो फोर्सेस के दरमियान, ये वाला फासला। तो इसलिए टा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इनटू एफ आएगा। ठीक है। नेट फोर्स ऑन अ कपल इज 0 एज इट कुड नॉट एक्सलरेट लीनियरली। बड़ी अहम बात है। फोर्स जो है, फोर्स किसके बराबर होती है? एम ए के। और एक क्या है? ये लीनियर एक्सलेरेशन है। अगर कोई आपको सीधा ले जाए, वेलोसिटी चेंज करे, तो फिर एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा और फिर ही फोर्स लगेगी। ठीक है, फोर्स लगी और एक्सलेरेशन भी प्रोड्यूस। लेकिन एक चीज आपको घुमा रही है, सीधा मूव नहीं करा रही, तो लीनियर एक्सलेरेशन नहीं है। ठीक है। टॉर्क ऑफ ए कपल इज नॉट 0 कब? एज इट प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सलेरेशन। अगर एंगुलर एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है, आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है, एंगुलर एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो फिर टॉर्क पैदा किया है इस कपल ने। ठीक है। ये जो आप स्टीयरिंग है, उस पे जब आप एक फोर्स अपवर्ड और एक डाउनवर्ड लगाते हैं, उस वक्त वेलोसिटी चेंज करते हैं, यू हैव अप्लाइड टॉर्क। क्यों? चूंकि आपने एंगुलर एक्सलेरेशन प्रोड्यूस किया है, चूंकि आपने एंगुलर वेलोसिटी चेंज की है। ठीक है। टॉर्क एज इट प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सलेरेशन, बट इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर एंगुलर एक्सलेरेशन 0 है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, फिर टॉर्क 0 होगा। ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्क, ये हम पढ़ाते होते हैं बच्चों को। फिजिकल सिग्निफिकेंस बेटा ये याद रख लो, 2 नंबर का लाजमी आएगा। एज द फोर्स डिटरमिन्स द लीनियर एक्सलेरेशन, चूंकि फोर्स जो होती है वो लीनियर एक्सलेरेशन मालूम करती है। क्यों? एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए निकालें तो एफ ओवर एम, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ। तो जितना फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना ही एक्सलेरेशन होगा। अगर फोर्स 0 है तो एक्सलेरेशन भी 0 है। ये एक बॉडी है, अगर आप इसको इस तरह मूव कराते हैं और फोर्स लगाते हैं तो एक्सलेरेशन होगा, अगर फोर्स नहीं लगाते तो फिर एक्सलेरेशन भी 0 होगा। इसका मतलब एक्सलेरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। ठीक है। इसी तरह से एज द फोर्स डिटरमिन्स द लीनियर एक्सलेरेशन, चूंकि फोर्स जो है वो हमें एक्सलेरेशन देती है, बिल्कुल इसी तरह जो टॉर्क है वो हमें एंगुलर एक्सलेरेशन देता है। टा इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू टा ओवर आई, तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, जिस तरह ए वाज प्रोपोर्शनल टू एफ। जितनी फोर्स ज्यादा, लीनियर एक्सलेरेशन ज्यादा, जितना टॉर्क ज्यादा, उतना एंगुलर एक्सलेरेशन ज्यादा। टॉर्क अबाउट पिवट पॉइंट, when the line of action of the applied force passes through the pivot point, the value of moment arm is 0, so in this case torque is 0। तो हम अक्सर पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे है, ये नट है और यहाँ पे आप फोर्स लगाएंगे, यहाँ आप फोर्स लगाएंगे और आर की कुछ ना कुछ वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो फिर तो ये घूमेगा। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, आर की वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे कम हो गई। अगर यहीं पे लगाएंगे, पिवट पॉइंट पे लगाएंगे, तो आर की वैल्यू 0 है, तो टा इज इक्वल टू आर एफ, और एंगल चूंकि 90 है। ठीक है, साइन ऑफ 90, तो आर की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो फिर टार क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। और हम थोड़ा सा उस तरफ आएंगे जिस माहौल के आप इंतजार में रहते हैं। जी, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्सेस टार्क। जी शान साहब, थोड़ा जा मतलब जो हमें पता है वो हम डिस्कस करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताएं, हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ऐसी फोर्स जो बॉडी को रोटेशन, ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कल में घुमा दे, ऐसे ही तो टॉर्क क्या है? टॉर्क में टर्न प्रोड्यूस करती है, वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स। शाबाश। और जो टॉर्क है अलोंग द एक्सिस ऑफ, फर्क क्या है दोनों में? वो भी टर्न दे रहा है, वो भी टर्न दे रहा है। जी बिलाल साहब, अपना तजर्बा फेंकें। टॉर्क सर असल में टर्निंग इफेक्ट है, वेरिएबल फोर्स है, इसके अंदर कांस्टेंट फोर्स नहीं होती। मतलब वहाँ पे आप यहाँ पे ना कांस्टेंट के साथ मूव करवाएंगे ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ हाँ। मूव करवाएंगे तो टॉर्क 0 हो जाएगा। हाँ जी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। हाँ जी, ये टेक्निकल पॉइंट है। ये होता है जब आप बार बार पढ़ा रहे हो ना, तो फिर आती है समझ इस चीज। कहा था दोस्त के साथ। हाँ देखें, अगर आप किसी बॉडी को, ये एक पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे ही, ठीक है, यहाँ पे था पार्टिकल, फिर यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे जब पार्टिकल था तो इसको इस सेंट्रीपिटल फोर्स ने बेंड करवा के यहाँ तक ले आई। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज जस्ट बेंडिंग फोर्स, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंजिंग फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी, स्पीड, जो स्पीड की बात करूँ,
स्पीड आपकी फिर 10 मीटर पर सेकंड रहेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स स्पीड चेंजिंग फोर्स नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंजिंग फोर्स है और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होती है। कोई भी फोर्स जो मोशन के परपेंडिकुलर लगेगी वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी। कोई भी फोर्स जो मोशन के परपेंडिकुलर लगेगी वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी। इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सिर्फ बेंडिंग फोर्स है, वो वेलोसिटी स्पीड चेंज नहीं करती, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब इंटरव्यू खास तौर पे आता है और जाहिर है टेस्ट में भी ये चीज़ें आ जाती हैं, आपसे पूछता है सेंट्रीपिटल फोर्स और टॉर्क में क्या फ़र्क है, तो बात हाँ जी, जब डिस्कशन होती है ना तो तब जाके राज खुलते हैं कि ये चीज़ है। तो आप बच्चों को जाके बताएं ये चीज़ें भी, और हमें भी पता हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्शन चेंजिंग फोर्स है, मैग्नीट्यूड चेंजिंग नहीं है। जबकि टॉर्क जो है वो जब अच्छा, अब यहीं पे मैं बात कर रहा था कि जब आप कहते हैं टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट, तो भाई ये घूम तो रही है बॉडी। अब आप आम बंदे से पूछेंगे कि ये बॉडी घूम रहा है, इसमें टॉर्क है, हाँ जी है, टॉर्क है, टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट। नहीं भाई, जब स्पीड यूनिफॉर्म है बेशक वो घूम रहा है, टॉर्क नहीं है उसमें। टॉर्क तब होता है जब वेलोसिटी चेंज हो, ठीक है। जब 10 से 12 हुई है उस लम्हे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, और वो फोर्स कहाँ है, वो ये वाली इसने प्रोड्यूस नहीं किया, वो उसने प्रोड्यूस किया है जो किसी भी इंटरनल सोर्स से, आपके हाथ की ताकत से यहां पे पैदा हुई, इसके पैरेलल या थोड़ा सा साइड पे पैदा हुई, जिसने उसकी वेलोसिटी चेंज की है, जिसने उसकी स्पीड चेंज की है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, चूंकि वो परपेंडिकुलर है, वो कर ही नहीं सकती। आपने इंटरनली को रस्सी के जरिए से इंटरनल ताकत दी है कि उस मैस तक वो ताकत पहुंची और उसकी स्पीड में इजाफा हुआ। जब इजाफा हुआ तो एक और फोर्स उसमें ऐड हुई है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अलावा है, जिसने स्पीड चेंज की है। दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क। तो टॉर्क आप जब लेंगे तो अगर इसमें 10 से वेलोसिटी 12 हो गई है, ठीक है, तो ये फोर्स नहीं लेंगे, इस फोर्स ने टॉर्क प्रोड्यूस नहीं किया। वो फोर्स ढूंढें जिसने इसमें स्पीड चेंज की है, वो फोर्स यहां पे आएगी, ठीक है, वो फोर्स आएगी यहां पे। आर बेशक यही आएगा, लेकिन एफ जो है वो वाली आएगी फोर्स, इस टाइम पर ऐसे चेंजिंग फोर्स। हाँ, ऐसे कैसे पॉसिबल? जब आप रस्सी के जरिए पत्थर को घुमाते हैं, ठीक है, घुमा रहे यूनिफॉर्म, यकदम आपने ट्विस्ट दिया और उसमें स्पीड बढ़ाई, आपने अपने बाजू के जरिए से उसमें ट्विस्ट दिया, उसकी स्पीड चेंज हुई है, ठीक है। वो जो वैल्यू होगी जिसने वेलोसिटी चेंज की है, वो फोर्स आपने यहाँ लिखनी है। उस टाइम पर सेंट्रीपिटल फोर्स तो नहीं है, वो भी लग रही है, वेलोसिटी चेंज हो गई, दोनों लग रही हैं, दोनों लग सकती हैं, दोनों लग सकती हैं। वेलोसिटी चेंज हो गई, हाँ, फिर वेलोसिटी जब वेलोसिटी तो अब भी चेंज हो रही है। फिर से देखें, Just like a bending force ना, centripetal force तो just सेंट्रीपिटल फोर्स तो बेंड करा रही है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑल द टाइम ऑल द, जब भी टर्न लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हो जाएगी, लेकिन लाजमी नहीं कि टार्क हो। लेकिन जब स्पीड भी चेंज हो रोटेशन के दौरान, तब टार्क आ जाए। सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स लाजमी होगी, उसके साथ टार्क ऐड हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन भी चेंज हो तब दोनों होते हैं। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स है, टार्क नहीं है, ठीक है। जैसे फैन को ऑन करते हैं हाँ जी, प्रोड्यूस होगा, ऑफ करते हैं तब तब भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन जब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है फिर टॉर्क नहीं है। नेक्स्ट, द टॉर्क बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं कर सकती। वजह क्या है? चूंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो पिवट पॉइंट में से पास हो रही है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि आर और एफ के दरमियान जो एंगल है वो 180 है, ठीक है। ये मैस है ये वाला, और याद रखें हमेशा जो रेडियस है वो पोजीशन वेक्टर होता है। अगर वेक्टर की फॉर्म में देखें तो यहां से इस तरफ लिया जाएगा, ये आर है, ठीक है। जबकि जो फोर्स है वो टुवर्ड सेंटर है, तो ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इस पे लग रही है वो पिवट पॉइंट में से गुजर के जा रही है। पिवट पॉइंट से जब फोर्स पास होती है तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। तो टॉर्क बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं घुमा सकती। घुमा का मतलब स्पीड चेंजिंग नहीं है। टॉर्क एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जी हमजा साहब थोड़ा सा रोशनी डालें। टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी की कंजर्वेशन से क्या मुराद है? टॉर्क एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मतलब एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी उसके साथ कम होके एडजस्ट होके उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट आएगा। इस वक्त ये सवाल आसान भी है और थोड़ा सा टेढ़ा भी है। टॉर्क एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी
जब टार्क होगा एंगुलर वेलोसिटी कंजर्व होगी नहीं, जब टार्क होगा दरअसल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है। I इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। अगर अगर जीरो है, अगर टार्क को हम जीरो कर देते हैं तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी, तो डेल्टा एल जो है वो जीरो होगा, चूंकि टाइम में चेंज जीरो नहीं, डेल्टा एल जीरो है तो एल कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। अब एल किसके बराबर है? आई ओमेगा के। तो याद रखें जब टार्क जीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ओमेगा कंजर्व नहीं होता। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व से मुराद इन दोनों का प्रोडक्ट कंजर्व्ड है। हो सकता है जब उस आपकी बुक में भी मौजूद है कि एक डाइवर है गोताखोर, ठीक है, जब अपने बॉडी को एक्सपेंड करता है तो आई की वैल्यू फैला लेता है, 20 हो जाती है और वो घूम नहीं सकता, एंगुलर वेलोसिटी 2 होती है, तो आंसर 40। लेकिन जब खुद को वो स्टक पोजीशन में ले आता है, ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू 10 हो जाती है और इसकी 4 हो जाती है तो 40। तो एंगुलर मोमेंटम तो वही रहा लेकिन ओमेगा की वैल्यू वही नहीं भी रहती, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि टॉर्क का मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ नहीं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वैसे नोट कर लें, ये कुछ क्वेश्चंस वैसे नोट कर लें, ये आपको याद रहेंगे और ये पूछे जाते हैं। पिछला क्वेश्चन भी ये तीसरा नंबर इसको दे दें, फिर पीछे जाके दूसरा और पहला भी लिखवाता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हाउ एंड वाई यूनिट्स ऑफ वर्क एंड टार्क, ये हम अक्सर पूछते हैं, बच्चे भी हमसे पूछते हैं कि वर्क एंड टार्क की यूनिट सेम है तो क्या हम टार्क की यूनिट को जॉल कह सकते हैं? तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वो जॉल साइंटिस्ट ने वर्क के हवाले से बात की थी कि वर्क की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर जॉल के बराबर है। दूसरी बात है कि दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है, ठीक है। वर्क एक और चीज़ है, स्केलर है, और टॉर्क जो है वो वेक्टर है, ठीक है। वर्क स्केलर प्रोडक्ट से निकलता है और जो टॉर्क है वो वेक्टर प्रोडक्ट से निकलता है। तो दोनों की यूनिट न्यूटन मीटर इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन वर्क की जो यूनिट न्यूटन मीटर है उसके साथ जॉल लगाते हैं, टॉर्क के साथ जॉल नहीं लगा सकते।